हेलो, कैसे हो आप साहब। तो आज आपने टॉपिक तो देख ही लिया रहेगा मेरे ख्याल से थंबनेल और टाइटल में कि आज का हम लोग चालू करने जाने वाले हैं बायोलॉजी का 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 5 है मेरे ख्याल से, सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इस चैप्टर की शुरुआत मैं एक कहानी से करना चाहूँगा, तो अनुमति हो तो शुरू करते हैं। ठीक, कुछ समय पहले की बात है। मेरा एक दोस्त था, मतलब है अभी भी। उसके माँ बाप भी पढ़े लिखे थे, वेल एजुकेटेड थे और एक अच्छी पोस्ट पे थे। ठीक, हुआ ये कि मेरे को बाइक चलानी नहीं आती, मेरे दोस्त को आती है। तो एक दिन रात को ऐसे ही हम मतलब सैर करने निकले थे, और जब रात को सैर करने निकले तो हुआ ये कि स्ट्रीट लाइट्स जो होती है ना, वो चालू थी कुछ कुछ, लेकिन कुछ कुछ समय पे ना स्ट्रीट लाइट्स मतलब आगे से हम जा रहे थे वैसे स्ट्रीट लाइट्स बंद हो रही थी, फिर वापस 2-3 चालू, फिर वापस 2-3 बंद, ऐसा हो रहा था। बाइक वो चला रहा था मेरा दोस्त, और अचानक जब स्ट्रीट लाइट बंद हुई या बंद दिखी हम लोग को, तो अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था। हाँ, जाहिर सी बात है, वो लाइट तो थी गाड़ी की, लेकिन हुआ ये कि सामने अचानक से एक बिल्ली या कुत्ता कुछ तो था, वो आ गया दो बीच में, और गाड़ी हमारी मतलब 40-50 की स्पीड में थी। आप मत चलाना इतनी तेज रात को। तो और रोड भी काफ़ी फिसलन भरी थी, मतलब बारिश का मौसम था, तो गाड़ी स्लिप हुई, हम दोनों गिरे, दोनों को चोट पहुंची। बात ये हुई कि उसको ज़्यादा चोट आ गई, मतलब कि बाजू में वो क्या बोलते हैं, वो बीच में डिवाइडर होता है ना, तो हेलमेट भी नहीं पहना था। उसका सर पीछे से जाके उस डिवाइडर पे जाके लग गया। मेरी खुशकिस्मती रहेगी कि मैं बच गया। और जब ऐसा हुआ तो मैंने देखा कि मेरे एक हाथ में इंजरी थी, फ्रैक्चर हो गया था। अब जब ये चीज़ मैंने देखा, ऑब्ज़र्व किया, और फिर मैं जब उठ के उसको देखने गया, मैंने उसको उठाया कि भाई ठीक है ना, सब तू लगा होगा तो नहीं ज़्यादा। वो हिल नहीं रहा था, सांसें ले रहा था लेकिन हिल विल नहीं पा रहा था, ना उसको मेरे टच करने का सेंसेशन फील हो रहा था। वो बस ऐसी आंखें खोल के देखता रहा, मेरे को पलके झपका रहा था। तो मेरे को लगा कुछ तो बात है सीरियस वगैरह, तो उसको फिर मैंने एम्बुलेंस बुलाया और फिर हॉस्पिटल में लोग उसको पहुँचाए, और मैंने उसके पेरेंट्स को भी फ़ोन कर दिया था कि ऐसा ऐसा हुआ है करके। पेरेंट्स आए उसके, और डॉक्टर्स ने पेरेंट्स से बात की तो ये मालूम पड़ा कि उसके ब्रेन्स में जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो डैमेज हो चुके हैं बहुत बुरी तरीके से, बिकॉज सर सीधा जाके लगा था, जिसकी वजह से वो रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है। अगर रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब अगर मैं गर्म पतीले में एक पानी भी, मतलब गर्म पतीला भी उसको हाथों में टच कराऊँ तो उसका हाथ जल जाएगा, लेकिन उसको कुछ महसूस नहीं होगा, ऐसा कुछ भी उसको फील नहीं हो रहा होगा कि हाँ मेरे को कुछ गर्म लग रहा है करके, ऐसे हम लोग को फील होता है, वैसे उसको नहीं हो रहा था। तो जब ये चीज़ हमने पता की तो हमें मालूम पड़ा कि न्यूरॉन्स रिपेयर हो सकते हैं अपने आप में कुछ हद तक, लेकिन ये इतनी पूरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं कि रिपेयर ही नहीं हो पा रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या किया जाए, तो डॉक्टर ने एक सजेशन दिया कि अगर स्टेम सेल्स, अब ये स्टेम सेल्स ये वस्तु होती है कि जब बच्चा जन्म लेता है, तो आपको सबको मेरे ख्याल से इतना आइडिया रहेगा कि एक 3 इडियट्स मेरे ख्याल से सबने देखी रहेगी, तो उसमें एक अम्बिकल कॉर्ड नाम की वस्तु आती है, मतलब नाभि से बच्चे के कनेक्ट रहती है एक वस्तु, एक पाइप जैसी एक वस्तु कनेक्ट रहती है। तो अगर वो चीज़ अगर है अम्बिलिकल कॉर्ड, उसके अंदर स्टेम सेल्स होते हैं। अगर स्टेम सेल्स है तो स्टेम सेल से क्या हो सकता है कि स्टेम सेल से हम लोग उसको न्यूरॉन्स को बना सकते हैं। स्टेम सेल्स में इतनी ताकत होती है, कोई भी हम लोग बॉडी का कोई भी सेल बना सकते हैं। तो अगर स्टेम सेल्स होते, और वो स्टेम सेल्स माँ के ही होने चाहिए, मतलब वो मेरे दोस्त के मम्मी के ही, किसी और के नहीं चल सकते, अगर है तो हो सकता है। तो पेरेंट्स तो वेल एजुकेटेड थे, तो उन्होंने बचपन में जब उसने जन्म लिया था, तो तभी वो टाइम पे, मतलब मेरे को भी उसी दिन मालूम पड़ा हॉस्पिटल में, तभी उन्होंने उसी टाइम पे वो स्टेम सेल्स को प्रिजर्व करके रखा था। प्रिजर्व करके मतलब वो हॉस्पिटल वाले ही रखते हैं। तो माँ ने बोला कि है स्टेम सेल्स तो है, लेकिन डॉक्टर ने बोला खर्चा आएगा 30 से 40 लाख का। अब जब ये मालूम पड़ा तो फिर थोड़ा सदमा सबको लगा कि हाँ इतना खर्चा आ सकता है करके।
लेकिन ठीक है, माँ बाप बोले कि लोन वोन वगैरह लेके हम कर देंगे जो भी है उसका, वो भी था इंश्योरेंस वगैरह, तो उसमें भी काफ़ी हद तक क्लियर हो गया। जब ऐसा हुआ तो स्टेम सेल्स को लाया गया, उसकी मदद से न्यूरॉन्स बनाए गए, और न्यूरॉन्स, उसको हम बोलते हैं स्टेम सेल थेरेपी, उसकी मदद से अभी आगे प्रोसेस तो कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो मुझे भी नहीं इतना क्लियर है बिकॉज आई एम नॉट अ न्यूरोलॉजिस्ट वगैरह। तो वो लोगों ने बनाया, वो लोगों ने स्टेम सेल्स से न्यूरॉन्स बनाए, फिर कुछ ना कुछ किया, ऑपरेशन वगैरह, ऑपरेशन चला 3.5-4 घंटे, फिर पूरी के पूरे बॉडी में स्टेम सेल्स वगैरह इंसर्ट किए न्यूरॉन्स बना के। टाइम लगा उसको भी बनने में, 48 आवर्स लगते हैं न्यूरॉन्स को बनने में, ऐसा कुछ तो है। आफ्टर डैट उसको होश आया 3-4 दिन बाद। देन हम लोगों ने उसको हाथ पे ऐसा टच किया धीरे से, तो उसको सेंसेशन महसूस हुआ कि हाँ टच हो रहा है करके धीरे धीरे। अब जब ये सेंसेशन महसूस हुआ तो इससे हम सबको रिलीफ मिली, लेकिन अभी भी वो लड़का पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ। 90% ही ठीक हो पाया था, मतलब कि उसको सेंसेशन फील तो हो रहा था, लेकिन अगर कोई उसको ऐसा मारे तो उसको लग रहा था सिर्फ टच कर रहा है, कोई उसको अगर ऐसा मारे तो लग रहा था उसको सिर्फ टच कर रहा है। तो सेंसेशन पूरी तरीके से वापस आने में टाइम लगा। अब ये मैंने आपको क्यों बताया ये कहानी, तो कहानी ये थी कि आप देख सकते हो कि अगर आपके बॉडी का एक मेजर सेल डैमेज हो जाए तो कितना बड़ा कॉम्प्लिकेशन आ सकता है आप सबकी और हमारी लाइफ में भी। अब इसीलिए हमें ज़रूरत है इस चैप्टर को पढ़ने की कि सेल स्ट्रक्चर और सेल ऑर्गेनाइजेशन को क्यों पढ़ना है। बिकॉज जब हम इस चैप्टर की बात करेंगे तो सबसे पहले यही क्लियर होना चाहिए क्यों पढ़ना है। अब सबसे पहले हमें ये तो मकसद मिले क्यों पढ़ना है करके, तो अब शुरू करते हैं हम लोग। इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं, आज सिर्फ ओवरव्यू है, आपको पूरा डिटेल में हम कल से लेके जाएंगे, ठीक है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। अब ये जो मैंने आपको एक कहानी या एक स्टोरी बताई, ये स्टोरी में आपको, मतलब ये इनफैक्ट रियल भी थी, बिकॉज मेरे हाथ भी यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ था, मेरा हाथ यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह से फ्रैक्चर हुए थे, ठीक है। और जब ये स्टोरी मैंने आपको बताई तो आपको मैंने एक चीज़ बताई थी स्टेम सेल के बारे में। अब स्टेम सेल से हम कोई भी सेल बना सकते हैं, तो ये जो उसकी ताकत होती है, उसकी क्षमता होती है, उसकी पोटेंशियल होती है, किसकी, स्टेम सेल की। स्टेम सेल्स के बारे में और चर्चा करेंगे विस्तार में, अभी के लिए खाली इतना समझिए। तो स्टेम सेल्स हैव पोटेंशियल टू क्रिएट any new cell or whole organ is called टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी का मतलब ये होता है कि किसी के स्टेम सेल के अंदर इतनी ताकत होना कि कोई एक नया सेल को रीजनरेट कर सके, उसी को हम कहते हैं टोटीपोटेंसी। आई बात समझ में। अब वो स्टेम सेल्स हो सकते हैं, कोई भी दूसरे सेल्स हो सकते हैं, अपने आप में रीजनरेट होने वाले, अपने आप में रीजनरेट होने वाले। जैसे कि आप कभी मान लो ऐसे कुछ खेल रहे होंगे, ब्लेड या भाजी काट रहे होंगे, तो कभी हाथ में ऐसा गलती से कट जाए, तो आपने 3-4 दिन बाद देखा रहेगा वो अपने आप एकदम क्या बोलते हैं, रिपेयर हो जाता है, सेल अपने आप वापस बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं, स्किन वापस बैक टू नॉर्मल हो जाती है। तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी का मतलब होता है अपने आप या तो कोई नए सेल की मदद से वापस न्यू सेल्स को ग्रो करना, वापस न्यू सेल्स को ग्रो करना, बैक टू नॉर्मल लाइफ में। आई बात समझ में। अब ये सब चीज़ों में सेल की जब शुरुआत हम लोग बात करें एकदम आदि काल के मानव के टाइम से, तो सेल की शुरुआत में सबसे पहले जो सबसे बड़ा योगदान था, वो योगदान था एक साइंटिस्ट का। उस साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट हुक। सबसे बड़ा योगदान था रॉबर्ट हुक का। तो ये सब मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आप लोग भी नोट कर लीजिए। रॉबर्ट हुक 1665 में, यानी 17वीं शताब्दी में, 1665 में इस भाई साहब ने सबसे पहले फर्स्ट डिस्कवर द सेल। अब इसने सेल कहाँ ढूंढा? तो ये सेल इसने ढूंढा एक ओक ट्री में। ओक ट्री क्या होता है? आपको बाजू में फोटो दिख रहा होगा,
ओक ट्री के बार्क में ढूंढा। अब ये बार्क क्या होता है, अगर आप कोई भी एक पेड़ लोगे तो पेड़ का वो जो स्टेम होता है ब्राउन कलर का, आप देखते हो उसकी परत निकलना चालू हो जाती है, उसको हम बार्क कहते हैं। उस बार्क को जब उसने ऑब्जर्व किया अपने माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उसको सबसे पहले जो दिखाई दिया, उसको कुछ हेक्सागोनल शेप का स्ट्रक्चर दिखाई दिया। हेक्सागोनल मतलब कुछ इस प्रकार से, ये ऐसे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर उसको दिखाई दिया। ऐसे कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दिए उसको, उसने इसको नाम किया क्या, सेल। इसने उसको नाम दिया सेल। इसके बाद हमारे पास आते हैं दूसरे साइंटिस्ट जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने तकरीबन 1881 में, देखो कितने टाइम के बाद ये सब डिस्कवरी हो रही है, ध्यान से देखिए। ये हो रही थी 17वीं सदी, 19वीं, 3 सेंचुरी लग गई, 2 सेंचुरी इसको डिस्कवर करने में। इसने डिस्कवर किया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक सेल का मेजर पोर्शन होता है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल या इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। न्यूक्लियस का इसने खोज किया। अब जब न्यूक्लियस का इसने खोज किया तो ये किसके अंदर किया, इसने किया ऑर्किड प्लांट के अंदर, ऑर्किड प्लांट के अंदर। ठीक है, ये होता है ऑर्किड प्लांट। देखिए ध्यान से, दिखा, इसको कहते हैं ऑर्किड प्लांट। ऑर्किड प्लांट्स के अलग अलग वैरायटी आते हैं, वाइट आता है, पर्पल आता है, ब्लू आते हैं, वैसे उसने कोई तो ऑर्किड प्लांट लिया था, उसके अंदर किया। इसके बाद हमारे पास एक अगला साइंटिस्ट आते हैं जिसका नाम है फ्लेमिंग। फ्लेमिंग में 1882 में उसने डिस्कवरी की थी सेल डिवीजन की, या स्टडी किया था, स्टडी सेल डिवीजन इन डिटेल, और इसने उसको नाम दिया था माइटोसिस। माइटोसिस का थंबनेल आपको यहाँ दिख रहा होगा और उसका आई बटन आपको वहाँ दिख रहा होगा। तो माइटोसिस के बारे में इसने पढ़ाई किया, और माइटोसिस के बारे में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है, आप देख सकते हो। ठीक है, क्या होता है, कैसे होता है माइटोसिस। उसके बाद आते हैं हमारे पास एक अगला साइंटिस्ट जिसका नाम है पॉटर। हैरी पॉटर वाला पॉटर नहीं, पॉटर। इसने 1945 में इसने डिस्कवर किया था। मस्ती मत करो, शांति से बैठो, इधर इधर ध्यान दो बोर्ड पे, मस्ती नहीं। पॉटर ने डिस्कवरी किया था ईआर का। ईआर क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आज सिर्फ ओवरव्यू है, इन सब के बारे में हमें विस्तार में पढ़ाई करनी है, आप टेंशन मत लीजिए। आने वाले वीडियोस आपको मालूम पड़ जाए कि सेल के बारे में कितना कुछ है जो हमें पढ़ना है, और ये क्यों पढ़ना है वो मैं आपको रीज़न दे चुका हूँ, बिकॉज कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है किसी भी चीज़ की। ठीक है, तो पॉटर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद एक आया था कार्ल बेंडा। इसने 1875 में डिस्कवरी की थी, या इसने नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी हुई थी, बिना मारकर गिरे कोई लेक्चर खत्म नहीं होता, एज यूजुअल। माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी की थी एल्बर्ट वॉन कॉलीकर ने, इसने डिस्कवरी की थी। ठीक है, ये नाम आपको ध्यान नहीं रखना है, आपको ये नाम ध्यान रखना है, सी बेंडा या कार्ल बेंडा। उसके बाद हमारे पास अगले जो साइंटिस्ट आते हैं वो आते हैं क्रिश्चियन डे हुए। क्रिश्चियन डे डुवे ने 1955 में खोज की थी लाइसोसोम की।
ये क्या होते हैं लाइसोसोम वगैरह सब आपको मालूम पड़ेगा धीरे धीरे, जैसे जैसे लेक्चर, इन सब के ऊपर एक सेपरेट वीडियो आएगा, आप खाली अभी के लिए सुनते रहिए, ठीक है। लाइसोसोम की खोज की थी। उसके बाद हमारे पास अगले साइंटिस्ट जो आते हैं, वो दोनों ने मिलके पूरी की पूरी चीज़ों को बदल दिया। उन दोनों साइंटिस्ट का नाम होता है स्केल्डन एंड स्वान। स्केल्डन एंड स्वान 1839 में स्केल्डन और स्वान ने थियरी दी थी। उस थियरी का नाम था सेल थियरी। सेल थियरी, इसका मतलब इन्होंने ये बताया था कि हर एक सेल जो भी हम लोग की बॉडी में है, मतलब हम लोग की जो बॉडी बनी हुई है, उसमें हर एक चीज़ जो है वो सबसे छोटी पार्टिकल है सेल। अगर आपको ये इमेजिन करना है तो आप कुछ इस प्रकार से देख सकते हो कि अगर मैं बात करूँ इस दीवार की, बोर्ड नहीं दीवार, अगर मैं इस दीवार की बात करूँ तो इस दीवार में सबसे छोटी चीज़ आपके मन में आ रही होगी रेती, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सबसे छोटी चीज़ इसकी क्या होगी? ईंट। ईंट समझ में आता है? ईटा, ये ब्रिक इंग्लिश में इसको कहते हैं, ब्रिक, ठीक है, ईंट। अब उस ईंट को अगर मैं देखूँ तो यही ईंट हर एक दीवार में ऐसी लगी रहेगी लाइन से, ऐसे 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 ऐसे। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि वो ईंट या वो ईंटा पूरी दीवार को दर्शाता है। दर्शाता मतलब दिखाता है कि पूरी दीवार में कौन सी वस्तु होगी, कौन सी नहीं। आई बात समझ में? उसी प्रकार से ठीक अगर मैं बात करूँ इस दीवार की, तो अगर मैं ऐसी दीवारों को ज्वाइंट कर दूँ, 4 दीवारों को ज्वाइंट कर दूँ, तो 4 दीवारों को ज्वाइंट करने के बाद मेरे को क्या मिलेगा? एक कमरा। अगर मैं कमरे को ज्वाइंट कर दूँ 2-3 कमरे लेके, तो एक घर बनेगा। और अगर ऐसे 2-3 घर को मिला के ज्वाइंट कर दूँ तो हमें क्या मिलेगा? एक फ्लोर। और फिर फ्लोर से क्या बनते हैं? अलग अलग बिल्डिंग बन जाएगी। ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस है। अब यही सेम चीज़ ह्यूमन बॉडी में भी होती है। कैसे होती है? सबसे छोटा सेल, बहुत सारे सेल को मैंने जब ज्वाइंट किया तो क्या मिलेगा? टिश्यू। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि हमने बहुत सारे दीवारों को या बहुत सारे ईंटों को ज्वाइंट किया था तो हमें क्या मिला था? एक दीवार, ठीक है। अब अगर मैं बहुत सारे टिश्यू को ज्वाइंट कर दूं तो मिलेगा ऑर्गन। क्या मिलेगा? ऑर्गन। वैसे ही अगर बहुत सारे ऑर्गन एक साथ आ गए अलग अलग, तो हमें क्या मिलेगा? ऑर्गन सिस्टम। क्या मिलेगा? ऑर्गन सिस्टम। अगर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम एक साथ आ गए तो हमें मिलेगा ऑर्गेनिज्म। अब ये ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? जैसे कि एक होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, आपने सुना रहेगा, एक होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक होता है स्केलेटन सिस्टम, फिर एक होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है ब्रीदिंग सिस्टम, एक होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक होता है मस्कुलर सिस्टम। ऐसे टोटल 8 सिस्टम होते हैं। आई बात समझ में? इन सब का काम क्या रहता है? किसी का काम रहता है चलना फिरना, किसी का काम रहता है सांस लेना सांस छोड़ना, किसी का काम रहता है ब्लड सर्कुलेशन करना, किसी का काम रहता है खाना खा के पचाना और फिर निकालना, किसी का काम रहता है सुसु करना, जैसे कि किडनी वगैरह यूरिनरी में काम आते हैं, एक्सक्रीटरी में काम आते हैं। तो ऐसे अलग अलग सिस्टम्स मिलके क्या बनता है हमारे पास? एक पूरी की पूरी ऑर्गेनिज्म। और उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं ह्यूमन बॉडी। क्या कहते हैं? ह्यूमन बॉडी। एक और होता है, इसको हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम यानी कि वही जो मेरे दोस्त में इंजर्ड हो गई थी, जिसमें हमें मालूम पड़ता है, सेंसेशन फील होता है, उसको हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। ठीक है, अगर कोई आपको ऐसे मारेगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे मेरे को दर्द हो रहा है करके, उसी को हम लोग कहते हैं नर्वस सिस्टम। ठीक, इतनी बात समझ में आई। तो उसने क्या दिया था? सेल थियरी दी थी। लेकिन इसने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया था? was not able to explain how every cell forms, how every new cell forms। तो इन्होंने खाली बताया था कि सेल होते हैं, इन्होंने ये नहीं बताया कि सेल आ कहाँ से रहे हैं। इन्होंने ये बताया था व्हाट इज सेल, ये नहीं बता पाए थे वेयर डज दिस सेल कम्स फ्रॉम। तो इस थियरी को ठीक करने के लिए हमारे पास आए थे रुडोल्फ वर्को।
रुडोल्फ वर्को का सबसे फेमस स्टेटमेंट उसने दिया था, ओमनिस सेलुला ए सेलुला, ओमनिस सेलुला ए सेलुला। इसका मतलब होता है एवरी, इसका मतलब होता है एवरी न्यू सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। क्या हुआ इसका मतलब कि हर एक नया सेल पुराने वाले सेल से जन्म लेके आता है, हर एक नया सेल पुराने वाले सेल से जन्म लेके आता है। इस थियरी को प्रूफ किया गया हमारे इन भाई साहब के जरिए, फ्लेमिंग के जरिए, क्योंकि फ्लेमिंग ने पढ़ा था माइटोसिस। तो माइटोसिस में क्या होता है कि एक सेल टूट के नया बन जाता है, एक सेल टूट के दो नए सेल बन जाते हैं, एक सेल टूट के दो नए सेल बन जाते हैं। तो इसी को उसने प्रूफ किया था रुडोल्फ वर्को ने कि एवरी सेल कम्स फ्रॉम अ एग्जिस्टिंग सेल। रुडोल्फ वर्को की ये स्टेटमेंट थी कि ओमनिस सेलुला इज सेलुला, बहुत फेमस स्टेटमेंट है, आप देख सकते हो। इसने जो अपनी स्टेटमेंट दी थी उसके ऊपर से दी थी कि हर एक नया सेल दो के मुताबिक बनता है। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते, इतना नोट कर लीजिए आप फटाफट। ऐसा चलिए, कर लिया नोट? ठीक। अब जो हमें दो चीज़ें पढ़नी है वो ये है कि एक हमें पढ़ना है प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, और एक पढ़ना है यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। प्रोकैरियोटिक के बारे में बहुत विस्तार में चर्चा होगी कल के वीडियो में, आने वाले परसों या कल के वीडियो में, ठीक है। तो अभी के लिए आप खाली इतना ध्यान रखिए कि प्रोकैरियोटिक की जब बात आती है तो प्रो का मतलब होता है फॉल्स, कैरियो का मतलब होता है कैरियन, कैरियन का मतलब होता है सेंट्रल यूनिट, और इस केस में वो कौन सी वस्तु है? न्यूक्लियस। सो सॉरी, ठीक है। यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियो का मतलब होता है कैरियन, इस केस में वो क्या है? न्यूक्लियस। तो सबसे सिंपल तरीका है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को समझने का, वो ये है कि जब भी हम प्रोकैरियोटिक की बात करेंगे तो उसमें फॉल्स न्यूक्लियस होता है। फॉल्स न्यूक्लियस का मतलब कि उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, या फिर न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, उनके अंदर का जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है वो बाहर सेल में ही पड़ा रहता है, ठीक। यूकैरियोटिक की बात करेंगे तो इसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, यानी कि प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। ये स्टेटमेंट लिखा जाता है, पढ़ा जाता है कि डज नॉट कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। यहाँ लिखा जाता है डज कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। आई बात समझ में? इसमें होता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, उसमें नहीं होता। अगली जो बात आती है वो ये आती है कि कैसे होते प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं, सबसे पहली बात तो कहाँ कहाँ होते हैं, तो ये पूरे के पूरे पाए जाएंगे किंगडम मोनेरा में। हमारे पास टोटल 5 किंगडम होते हैं, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, एनिमेलिया, प्लांट। उसमें से जो किंगडम मोनेरा आता है उसके अंदर पाए जाते हैं, और ये पाए जाते हैं किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटे, इन सब के बारे में भी चर्चा करेंगे, और किंगडम एनिमेलिया। इन सब के ऊपर चैप्टर्स है, ये आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ने मिलेगा, ये आपको थर्ड या फोर्थ है, और ये आपको फोर्थ चैप्टर ऐसा कुछ है। किंगडम प्लांट और किंगडम एनिमेलिया, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, ये पूरा पूरा चैप्टर है, तो उसमें हम चर्चा विस्तार में करेंगे। अभी के लिए आप इतना सुनते रहिए, समझते रहिए, ठीक है। हाँ ठीक है। अब जब हम बात करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं, ये भी कुछ इस प्रकार से ही दिखाई देते हैं, बस इनमें एक छोटा सा फर्क होता है।
वो फर्क ये होता है कि इनके ऊपर 3 लेयर होती है। कुछ इस प्रकार से। इनमें सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है वो बनी रहती है ग्लाइकोकैलिक्स से। क्या होता है ग्लाइकोकैलिक्स? कल के लेक्चर में आपको पूरा विस्तार में बताया, अभी मैं खाली आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। जिसको हम एक और नाम से जानते हैं कि या तो स्लाइम मोल्ड होगा या तो इसको हम कहते हैं कैप्सूल। अब स्लाइम मोल्ड क्या होता है? स्लाइम मोल्ड मतलब एकदम सॉफ्ट, और कैप्सूल क्या होता है? एकदम टफ। ठीक है, आपने वो कैप्सूल वाली दवा देखी रहेगी, वो जिसमें रंग बिरंगी छोटी छोटी गोलियां रहती है, मतलब गोली का तो कलर एक ही रहता है, लेकिन वो कैप्सूल का कलर 2 रहता है, एक वाइट रहता है, एक रेड रहेगा, वाइट रहेगा, फिर एक दूसरा रहेगा कलर। तो ये कैप्सूल वाली रहती है वस्तु। तो आप देख सकते हो कलर स्लाइम मोल्ड या फिर कैप्सूल से बनी रहती है। इसके बाद इसके अंदर की जो लेयर रहती है ये होती है सेल वॉल। ये एक नई खासियत है, सेल वॉल हमेशा सबसे बाहर रहती है। हमने ये पढ़ा है, दीवारें जो भी रहती है वो बाहर रहती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में सेल वॉल कहाँ होती है? बीच की लेयर, अंदर वाली लेयर। और सबसे अंदर वाली लेयर को हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, और कुछ पढ़े लिखे लोग इसको एक और नाम से जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, जब इसमें बात करें तो इसमें 2 ही लेयर होती है। सबसे बाहर वाली होती है सेल वॉल। एक खासियत यह है कि सेल वॉल, ये प्लस एंटी का मतलब होता है प्रेजेंट। ठीक है, तो आगे से कभी मैं यूज करूं तो आप ध्यान रखना, प्रेजेंट इन प्लांट सेल। और ये माइनस एंटी का मतलब होता है एब्सेंट, एब्सेंट इन एनिमल सेल। तो सेल वॉल प्रेजेंट होती है किसमें? प्लांट सेल में, और एब्सेंट किसमें होती है? एनिमल सेल में। तो एनिमल सेल में सिर्फ एक ही लेयर होती है, और वो लेयर का नाम क्या है? उस लेयर का नाम है सेल, उसके ब्रैकेट में लिख देता हूं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, अब एक और बेसिक सा फर्क ये होता है कि इनके अंदर एक तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, और साथ ही साथ ऑल्सो does not contain membrane bound organelles, membrane bound organelles। membrane bound organelles का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है ऐसे ऑर्गन्स जिनके ऊपर कवरिंग है एक पर्टिकुलर लेयर की, उसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस। आसान भाषा में अगर मेरे को आपको समझाना है तो जैसे कि आप ये इंक की बॉटल देख सकते हो, इस इंक की बॉटल के ऊपर आपको ये कवर दिख रहा होगा, तो इसी को हम बोलते हैं एक पर्टिकुलर कवरिंग है, मतलब मेम्ब्रेन एक लेयर की बनी हुई है, तो इसी को हम कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड इंक की बॉटल। उसी प्रकार से कुछ आती है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, इसमें प्रेजेंट होती है, contains membrane bound organelles। अब सबसे पहला सवाल ये आना चाहिए कि ये कौन से ऑर्गेनेलिस होते हैं जो होते हैं और जो नहीं होते। तो इसमें आते हैं हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर होते हैं गोल्गी अपैरेटस, ये मेजर रूप में एक्सेट्रा। गोल्गी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें प्रेजेंट होते हैं, उसमें प्रेजेंट नहीं होते। तो यहाँ पे क्या अलग होता है? यहाँ पे फिर इनके ऊपर ऐसे पतले पतले एक लेयर होते हैं, मतलब पतली पतली कोई ऐसे धागे निकले रहते हैं। मैं भी सिंगल बना दे रहा हूँ। इनको हम कहते हैं पिलाए, पीली नहीं पिलाए। क्या कहते हैं हम लोग इसको? पिलाए। क्या कहते हैं? पिलाए। इनके अंदर एक खास बात ये होती है कि इनके अंदर ऐसे मस्त राइबोसोम पड़े हुए रहते हैं।
पूरी चर्चा होगी, जितने भी नाम लिखा है सारे के सब के बारे में बताएंगे, आप खाली भी के लिए सुनते रहिए। राइबोसोम, मैंने बोला ना इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। राइबोसोम, साथ में इनके अंदर ऐसे मस्त ये कुछ इस प्रकार से ये पड़ा रहता है इनका क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या रहता है? क्रोमोसोम। साथ में इनके पास एक और चीज रहती है ऐसे गोले के फॉर्म में, इसको हम कहते हैं प्लाज्मिड, या एक और नाम दे रखा है इसको हम डीएनए। अब ये अलग अलग क्यों है क्रोमोसोम और प्लाज्मिड, कल पता चलेगा। ठीक, अभी के मैं खाली आपको नामकरण बता रहा हूँ कि कौन सी चीजें होती है, कौन सी चीजें नहीं होती। आगे अगर हम लोग बात करें तो इनके पास एक और चीज प्रेजेंट रहती है ऐसे पूंछ जैसा, इस पूंछ को हम लोग कहते हैं फ्लैजेला। माय मिस्टेक, क्या कहते हैं इसको हम? फ्लैजेला। क्या कहते हैं? फ्लैजेला। क्या कहते हैं हम इसको? फ्लैजेला, या इसको एक और नाम से हम जानते हैं फ्लैजेलम। सिंगुलर प्लूरल का काम है बस, फ्लैजेलम सिंगुलर, प्लूरल अगर रहेगा तो फ्लैजेला। आई बात समझ में? इतनी चीजें प्रेजेंट होती हैं। क्या कोई मैं मिस कर रहा हूं? मेरे ख्याल से तो नहीं। अब इधर की बात करते हैं, वो तो हो गई इतनी चीजें। जब हम इधर की बात करेंगे तो इधर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है वो देखो। सबसे पहले तो मेन जो इनके पास रहता है वो रहता है एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के अंदर होता है एक छोटा सा पार्ट जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। और इसी न्यूक्लियोलस के अंदर हमारा क्रोमोसोम पड़ा हुआ रहता है। तो ये जो क्रोमोसोम यहाँ पे ओपन था, यहाँ पे क्या होता है? क्लोज होता है। और आप देख सकते हो दो बाउंड में क्लोज है, एक तो वो है न्यूक्लियोलस के अंदर, और न्यूक्लियोलस किसके अंदर है? न्यूक्लियस के, दो चीजों के अंदर। आई बात समझ में? उसके बाद एक और चीज इसके ऊपर प्रेजेंट रहती है कुछ इस प्रकार से। ठीक उसी प्रकार से यहां पे भी रहती है। देखिए, ध्यान से देखिए, मस्ती मत करो रे, मैं जब ड्राइंग बना रहा हूँ तब। आप लोग को भी ये बनानी है, बनाओ ड्राइंग फटाफट, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इनके ऊपर कुछ ऐसे डॉट्स होते हैं कहीं कहीं जगह पे, यहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कुछ इस प्रकार से इनके ऊपर डॉट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी होंगे। ये डॉट्स कहाँ है वो भी आप देखिए ध्यान से, बिकॉज इसका भी एक काम है। वो काम जब मैं आपको आएगा इसके बारे में तब मैं आपको बताऊंगा क्या काम है इसका। आप देख सकते हैं मैंने ऊपर और नीचे जो डॉट्स बनाए हैं वो डॉट्स मैंने न्यूक्लियस के पास में बनाए हैं। अब सवाल है ये डॉट्स क्या है? तो ये जो डॉट्स होते हैं इसको हम कहते हैं राइबोसोम। राइबोसोम। दूसरा सवाल ये आना चाहिए कि ये डॉट जिसके ऊपर प्रेजेंट है, मतलब ये जो राइबोसोम प्रेजेंट है, ये इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है टोटल, इसका अगर मैं पूरा का पूरा नाम बताऊं तो ये पूरे का नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यही होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आपको दो चीजें दिख रही होगी, एक जिसके ऊपर डॉट्स प्रेजेंट है यानी कि राइबोसोम प्रेजेंट है, और दूसरा जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। देखिए ध्यान से, जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है, जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। तो जिनके ऊपर प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या कहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिनके ऊपर प्रेजेंट नहीं होता उसको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ क्यों? बिकॉज इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। रफ क्यों? बिकॉज इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है। बस यही बात है। ये उसी प्रकार से आप ध्यान रख सकते हो, जैसे रोड अगर प्लेन है तो उसको हम स्मूथ रोड कहते हैं, जैसे हाईवे का रोड होता है। यहीं पे अगर हम हमारे घर के आजू बाजू का रोड देखें तो एकदम उबड़ खाबड़ रहता है, उसमें खड्डे वड्डे होते हैं।
तो उसको हम कहते हैं कितना गंदा रोड है या फिर कितना रफ रोड है, तो रफ का मतलब यहाँ से आता है। आई बात समझ में? ये तो अभी तक एक ऑर्गेनल ही हुई। उसके बाद इनमें एक और चीज प्रेजेंट होती है, देखो ध्यान से, कुछ इस प्रकार से। ये जो चीज मैंने बनाई है इसको हम कहते हैं गोल्गी अपैरेटस। क्या कहते हैं हम इसको? गोल्गी अपैरेटस, या इसको कुछ लोग और नाम से जानते हैं गोल्गी बॉडी। अब मैंने आपको कमाइलियो गोल्गी के बारे में नहीं बताया, तो अभी मैं आपको अगर बता दिया है तो अच्छी बात है, नहीं बताया तो अभी सुन लो। कमाइलियो गोल्गी वो इंसान था जिसने गोल्गी अपैरेटस की खोज की थी। कमाइलियो गोल्गी, ये आपको आपके टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएगा, ठीक है। उसने उसकी खोज की थी, किसकी? गोल्गी अपैरेटस की। इनके बाद इसके अंदर प्रेजेंट होता है ऐसा एक बीच में एक छोटा सा छेद, इसको हम कहते हैं वैक्यूल। अब वैक्यूल के भी दो है। वैक्यूल अगर हम एनिमल्स की बात करें तो वैक्यूल एनिमल्स में स्मॉल होता है और डिसइंटीग्रेटेड होता है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में कहीं भी पड़ा रहता है। लेकिन यहीं पे अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में वैक्यूल लार्ज एंड एट सेंटर होता है। क्या काम रहता है वैक्यूल का, आगे मालूम पड़ेगा। आई बात समझ में? उसके बाद इनके अंदर एक और चीज होती है, और भी बहुत सारी चीजें होती है, वो सारी हम कवर करेंगे धीरे धीरे, कुछ इस प्रकार से। ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सेल से सेल वेरी करता है, जहां पे ज्यादा सेल का काम रहेगा वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा, जहां पे कम रहेगा वहां माइटोकॉन्ड्रिया कम रहेगा। फिर उसके बाद इनके अंदर ये जो वस्तु है इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं हम इसको? साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म, जिसके ऊपर सारी की सारी ऑर्गेनिज्म रेस्ट करती है। उनके बाद इनके अंदर होते हैं छोटे छोटे ऐसे गोले, जिसको हम कहते हैं लाइसोसोम। क्या कहते हैं? लाइसोसोम। उसके बाद इनके अंदर होते हैं हरे कलर के गोरे। हरे कलर के गोले सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होते हैं, इसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ओनली इन प्लांट्स। तो आप ये जो पेड़ पौधे हरे कलर के देखते हो, ये हरे कलर के क्यों होते हैं? बिकॉज इनके अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, इसीलिए वो हरे कलर के दिखाई देते हैं। अगर ये क्लोरोप्लास्ट हम लोग के अंदर रहेंगे तो हम लोग एलियन जैसे हरे हरे कलर के दिखाई देंगे। ये हो जाता है एक इशू। उनके बाद अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर और भी चीज़ें आती है, जैसे कि लिपिड्स आते हैं, फिर और भी चीज़ें आती है, वो देखेंगे हम लोग धीरे धीरे। अभी के लिए तो आप इतना ध्यान रखिए। फिर इसमें कुछ क्रिस्टल डीएनए ऐसी वस्तु आती है, क्या होता है सब मालूम पड़ेगा आगे आगे। लेकिन इतनी मेन ऑर्गेनाइज जो आपको ध्यान में रखनी है, आप नोट डाउन कर लीजिए, करना हो तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो आज ओवरव्यू था, क्या होता है प्रोकैरियोटिक, क्या होता है यूकैरियोटिक, हमने समझ लिया। कल से हमारा लेक्चर हो जाएगा शुरू एकदम अच्छे से, कि क्या कैसे, मतलब कौन से ऑर्गेनल्स का क्या काम रहता है, हर एक का फंक्शन हमें पढ़ना है अलग से, फिर हर एक के बारे में जानना है हमें चीज़ें। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें कवर करेंगे, क्लोरोप्लास्ट ये सब की चीज़ों के बारे में टेंशन मत लीजिए। अभी ओवरव्यू दिया, अगर एक दो नाम छूट भी गए तो आगे आने वाले लेक्चर्स में सब कवर हो जाएंगे। तो इतना कर लीजिए अच्छे से, and I wish you all the very best and thank you so much.